छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक स्थित सेफर्ड स्कूल के पास फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम टीम और सब्जी भाजी बेचने वाली महिलाओं के बीच विवाद हो गया। निगम की अतिक्रमण टीम फुटपाथ पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि निगम कर्मियों ने फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को वहां से हटने के लिए कहा। इसी बात को लेकर महिलाओं और निगम कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़कर दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। विवाद के दौरान मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में निगम कर्मियों और महिलाओं के बीच विवाद और धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में टीम मुंगेली नाका चौक पहुंची थी। हालांकि कार्रवाई के दौरान हुई विवाद और मारपीट के मामले में दोनों पक्षों का पक्ष सामने आना भी बाकी है। बिलासपुर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 1.5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। यह मामला सिटी कोतवाली थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 488/2025 से संबंधित है। पुलिस ने सितंबर 2025 में कार्रवाई करते हुए कुल 114 बुरफिन नार्फिन इंजेक्शन बरामद किए, जिनकी कुल मात्रा 228 मिलीमीटर थी। ज्वाली नाला के पास 2 आरोपियों से 62 इंजेक्शन और बाद में आरोपी दुर्गा वर्मा के कब्जे से 52 इंजेक्शन जब्त किए गए। मामले में करीब 50,000 रुपये कीमत की पल्सर मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। प्रकरण में पुलिस ने साक्ष्य आधारित विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने करीब 7 माह में विचारण पूरा करते हुए निकेत वस्त्रकार, जयंत वस्त्रकार और दुर्गा वर्मा को दोष सिद्ध कर सजा सुनाई। बिलासपुर पुलिस ने कहा कि नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन और आपूर्ति में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लोधीपारा स्थित न्यू महाराणा आईटीआई संचालन को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। मामले को लेकर एनएसयूआई छत्तीसगढ़ के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर को शिकायत सौंप कर निष्पक्ष जांच और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। शिकायत में आरोप लगा है कि संस्थान में मान्यता प्राप्त ट्रेड के अलावा अन्य ट्रेडों में भी विद्यार्थियों को प्रवेश देने और कक्षाएं संचालित करने की जानकारी सामने आई है। इसके प्रचार के लिए बोर्ड और पॉम्पलेट लगाए जाने की बात भी कही गई है। एनएसयूआई ने सभी ट्रेडों की मान्यता और संबद्धता की जांच की मांग की है। रंजेश सिंह ने संस्था के बेसमेंट में संचालन, भवन, सीपेज, फायर सेफ्टी, आपातकालीन निकासी और भवन की संरचनात्मक सुरक्षा जैसे मुद्दों को विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताया। साथ ही प्रचार और प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों की योग्यता एवं नियुक्ति की जाँच की मांग की गई। एनएसयूआई ने कहा कि यदि पूर्व में निरीक्षण हुआ है तो उसकी रिपोर्ट विभागीय आपत्ति और अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। शिकायत सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की भी मांग की गई है। न्यू महाराणा आईटीआई के मामले को हम लोग लेके आए थे। कुछ दिन पहले हम लोग को जानकारी प्राप्त हुआ था कि वहाँ जो है न्यू महाराणा आईटीआई जो लोधीपारा स्थित है वो जर्जर भवन में संचालित हो रहा है। और जब हम लोग अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचे देखने तो पहले ही हमने देखा कि वहाँ एक ही ट्रेड की मान्यता है, लेकिन अनेक ट्रेड पे वहाँ एडमिशन दिया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। उसके बाद हम जब अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ की बिल्डिंग पूरी जर्जर है, दीवार कब गिर जाए इसकी कोई भरोसा नहीं है, और नीचे से पूरा सीपेज आ रहा है, जिसको लेकर हम वहाँ बात करने गए हुए थे। तो हमने प्रिंसिपल से जब बात किया तो चूंकि प्रिंसिपल जो है वो ठीक से बात कर रहे थे, फिर उसके बाद अचानक वहाँ के कर्मचारी ने अपने एमडी को फ़ोन लगा दिया। फिर एमडी अभद्रता पे आ गया, बदतमीजी कर रहा था कि देख लूँगा, कि ऐसा शब्द उन्होंने बोला कि हम आपको बता नहीं सकते। इस तरह की अभद्रता वो करने लग गए, जबकि उल्टा चोर कोटवार को डांटे। एक तरफ आप देखेंगे तो पूर्णतः उनके यहाँ अनियमितता छाई हुई है। एक ट्रेड की मान्यता होने के बाद अनेक ट्रेड पर एडमिशन दे रहा है, बिल्डिंग जर्जर है, साइड में ओयो चल रहा है, ओयो होटल संचालित हो रहा है, ऊपर में टिफिन सेंटर संचालित हो रहा है। किसी प्रकार सुरक्षा मानक का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और साथ ही जिस कंडीशन पे विभाग ने उनको मान्यता दी थी उस कंडीशन का पूरा तार किया जा रहा है। इसके बाद भी जिम्मेदारी लेने के बजाय उल्टा जब हम लोग पहुंचे थे तो हम लोगों को धमकाने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। आप सोचिए कि हम छात्र प्रतिनिधियों से इस तरह का उनका व्यवहार है, तो आम छात्रों से उनका व्यवहार कैसे होगा। हथखोज स्थित सिस्कोल फैक्ट्री में यूनिट 3 में काम के दौरान भारी वस्तु गिरने से 40 वर्षीय मजदूर राजेश नीलवरकर की मौत हो गई। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 छोटे बच्चों को छोड़ गए। जानकारी के मुताबिक शिफ्ट के दौरान अचानक ऊपर से भारी वस्तु गिर गई,
जिसकी चपेट में आने से राजेश गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। राजेश पिछले 2-3 महीनों से फैक्ट्री में काम कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलती भिलाई 3 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद फैक्ट्री में सुरक्षा इंतजाम और उपकरणों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मामले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की जांच के बाद हादसे की वास्तविक वजह सामने आने की बात कही जा रही है। हादसे के बाद भाजपा नेता नागेंद्र सिंह के हस्तक्षेप से कंपनी प्रबंधन और मृतक के परिजनों के बीच सहायता को लेकर बातचीत हुई। इसके बाद कंपनी प्रबंधन ने परिवार को 20 लाख रुपए का चेक, अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपए नकद और परिवार के आर्थिक सहारे के लिए हर महीने 15,000 रुपए देने की घोषणा की है। अब सवाल है कि आखिरी भारी वस्तु गिरने की घटना कैसे हुई और क्या फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा था। जांच के बाद हादसे में किसी तरह की लापरवाही की जिम्मेदारी स्पष्ट हो सकेगी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई जिसमें हमारे एक श्रमिक सप्लाई श्रमिक की राजेश जी के दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से निधन हो गया उनका। तो तहसीलदार साहब और सीएसपी साहब के समक्ष हमने ये उनको परिवार वालों को ये आश्वासन दिया है कि 20 लाख रुपए उनको क्षतिपूर्ति, 1 लाख रुपए उनको अंतिम संस्कार हेतु कैश दिया गया है और वो 40 वर्ष का था तो 58 वर्ष उसकी आयु होने तक उसके परिवार को 15,000 रुपए प्रति माह मुआवजा कंपनी हमारे तरफ से दे रही। बहुत ही खेद व्यक्त करते हैं हम। आशीष राजेश निर्मलकर जी का देहांत हो गया यहाँ पर और एक्सीडेंट के दौरान देहांत हुआ। कल रात में भी हम यहाँ पर मौजूद रहे और मौजूद रह करके उसको उचित मुआवजा के लिए हमने कंपनी के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की और उनका सीएसपी साहब और तहसीलदार के सामने ये चर्चा हुई। उनके परिवारजन, उनके पिताजी, उनके चाचा, उनके सबके बीच में बातचीत हुई कि 20 लाख रुपए उनको चेक के द्वारा दिया जा रहा है और 1 लाख रुपए उनके क्रियाक्रम के लिए दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कांग्रेस नेता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के निवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने छापा मारा है। यह कार्रवाई कथित छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले की जा रही है। गुरुवार को सुबह ईडी की टीम रामगोपाल अग्रवाल के घर पहुंची और दस्तावेजों सहित अन्य रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी। इसके अलावा दुर्ग, भिलाई और धमतरी में भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। ईडी की टीम अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के अनुपम नगर स्थित निवास और धमतरी में सियाहवा रोड स्थित उनके घर पर कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा दुर्ग के सजल जैन और विश्वास गुप्ता के घर भी ईडी की टीम पहुंची है। रामगोपाल अग्रवाल को शराब, कोल और कस्टम मिलिंग घोटाले में आरोपी बनाया गया है। 8 दिन पहले ही उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया था। त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और एक बार फिर बिलासपुर रेलवे से ट्रेनों के रद्द होने की खबर सामने आई है। हर साल त्योहारों के आसपास ट्रेनों के रद्द या प्रभावित होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ती है। इस बार दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में होने वाले काम के चलते छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में रद्द किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेलवे को त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ और छत्तीसगढ़ के पर्व त्योहारों से कोई सरोकार नहीं है। चक्रधरपुर मंडल में बंडा मुंडा कैबिन ए से राउरकेला सेक्शन के बीच 5वीं लाइन की कमिश्निंग का काम होना है। इसके लिए अलग अलग चरणों में नॉन इंटरलॉकिंग और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। रेलवे के इस फैसले का सीधा असर छत्तीसगढ़ के हजारों यात्रियों पर पड़ने वाला है। 25 सितंबर से 14 अक्टूबर के बीच 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में रद्द किया गया है। प्रभावित ट्रेनों में इतवारी टाटानगर इतवारी एक्सप्रेस, टाटानगर बिलासपुर एक्सप्रेस, नांदेड़ सांतरागाछी एक्सप्रेस, हटिया दुर्ग एक्सप्रेस और हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। वहीं उत्कल एक्सप्रेस का मार्ग बदला जाएगा और 12860 हावड़ा CSMT गीतांजलि एक्सप्रेस 13 अक्टूबर को 2 घंटे की देरी से रवाना होगी। त्योहारों के दौरान ट्रेनों में पहले से ही भारी भीड़ रहती है। ऐसे समय में 18 ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों के सामने वैकल्पिक साधनों का संकट खड़ा हो सकता है। सवाल यह भी है कि रेलवे के ज़रूरी निर्माण कार्य क्या हमेशा त्योहारों के आसपास ही किए जाने ज़रूरी हैं? अगर काम पहले से निर्धारित है तो यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक ट्रेनों और अतिरिक्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? छत्तीसगढ़ में नवरात्रि, दशहरा और दूसरे प्रमुख पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए रेल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ना स्वाभाविक है। यात्रियों को सवाल है कि रेलवे को अपनी परियोजनाओं के साथ साथ यात्रियों की सुविधा और त्योहारी सीजन की जरूरतों को भी प्राथमिकता देना चाहिए। ये साउथ ईस्टर्न रेलवे में 5वीं लाइन का कार्य चल रहा है। इससे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी के लिए ही NI का काम किया जा रहा है, नॉन इंटरलॉक वर्किंग। नॉन इंटरलॉक वर्किंग का काम इसलिए किया जाता है कि आगे रेलवे में
इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो सके और इससे हम और ट्रेनें चला सकते हैं। इसलिए इसमें कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए कैंसिल किया गया है। इसकी डिटेल्ड आपको जो दी गई है वो उसी के प्रकार है। जी, नॉन इंटरलॉकिंग जो कार्य चलता है उसका एक पूरा शेड्यूल आता है। उस लंबे शेड्यूल में अलग अलग ट्रेनों को अलग अलग दिनों में कुछ दिनों के लिए उसको कैंसिल या रीशेड्यूल किया जाता है। तो उसकी पूरी डिटेल लिस्ट है, आप इसमें से देख सकते हैं। इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि यात्रियों को कम से कम असुविधा हो। तो बहुत दिन प्लानिंग की जाती है, अच्छी खासी प्लानिंग करने के बाद ही ये रीशेड्यूल को कैंसिल किया जाता है। रेलवे का तर्क है कि विकास कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक जरूरी है, लेकिन यात्री को सवाल अपनी जगह कायम है। आखिर हर बार त्यौहार आते ही ट्रेनों पर ब्रेक क्यों लग जाता है? क्या रेलवे प्रशासन को छत्तीसगढ़ के यात्री और यहाँ के पर्व त्योहारों की कोई चिंता नहीं? फिलहाल रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन का संचालन और समय जरूर जांचने की अपील की है, लेकिन असली सवाल यह है कि त्योहारों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच यात्रियों को राहत कब मिलेगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में सेवा सहकारी समितियों ने जिला सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। समितियों ने वर्ष 2018-19 के पुराने एनपीए की समाप्त करने और ब्याज अनुदान की राशि समय पर खातों में समायोजित करने की मांग की। समितियों का कहना है कि वर्ष 2018-19 में किसानों के अल्पकालीन और पुनर्वर्तित मध्यकालीन ऋण शासन ने माफ कर दिए थे और इसकी राशि जिला सहकारी बैंकों को भी दी गई। इसके बावजूद बिलासपुर जिले के कई समितियों ने इन पुराने ऋणों को एनपीए बताकर वसूली की जा रही है। समितियों का आरोप है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। वहीं ब्याज अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष खत्म होने के करीब 8 महीने बाद समिति के खातों में समायोजित की जाती है। इससे समितियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। समितियों ने जिला सहकारी बैंक से मांग की कि वर्ष 2018-19 से पहले के सभी एनपीए समाप्त किए जाएं और वित्तीय वर्ष समाप्त होते ही ब्याज अनुदान की राशि तत्काल खातों में समायोजित की जाए। हमारा मांग है कि जितने हमारे बिलासपुर जिला के जहाँ जो हमारे सहकारी संघ के कर्मचारी करते हैं सब भेंट मुलाकात हुआ, तो हमारा ये मांग था कि हमारे जो बैंक के प्रति जो एनपीए बना हुआ है, जिसमें किसान 2018-19 में कांग्रेस शासन के द्वारा उनको ऋण माफी किया गया था, लेकिन जो एनपीए की मात्रा है आज तक उसके समिति में उसमें बोझ बना हुआ है, जिसकी जो राशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ती जा रही है। उस मांग को लेकर हम शासन से ये मांग की है कि एनपीए की मात्रा को समिति सरकार से हटाया जाए, जिससे ऋण मुक्ति हो सके। मांग पत्र का उद्देश्य है कि माननीय मंत्री महोदय जी के संज्ञान में लाना था कि जब ऋण माफी हो चुकी है तो बैंक में अनर्गल ब्याज लग रहा है, जिसमें समिति को भी हानि है और बैंक में उसका इनकम दिखता है, तो बैंक को भी टैक्स देना पड़ता है उस इनकम के एवज में, जो कि इनकम है नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एनपीए को वहीं रोक करके नया हमको ऐसा ऋण दे जिसमें हम उसको पटाएं और उसी के ब्याज लगे। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही सड़क निर्माण की मांग गुरुवार को पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ी। अभनपुर से चंडी पाटन मार्ग को सीधे जोड़ने वाली सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया गया। करीब 3,30,63,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस मार्ग के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल नेशनल हाईवे पर डिवाइडर होने के कारण अभनपुर से चंडी पाटन की ओर जाने वाले लोगों को करीब 1 किलोमीटर तक रॉन्ग साइड से सफर करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ आए दिन सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से इस समस्या के समाधान के लिए सीधे मार्ग निर्माण की मांग की जा रही है। नए सड़क मार्ग के बनने के बाद लोगों को रॉन्ग साइड से जाने की मजबूरी नहीं रहेगी और आवागमन भी सुगम होगा। साथ ही सड़क हादसों की आशंका में भी कमी आने की उम्मीद है। भूमि पूजन कार्यक्रम में अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्र कुमार साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण की स्वीकृति और भूमि पूजन पर खुशी जताई। आज राय देवता अभनपुर में आज हमारे पीडब्ल्यूडी से आज रोड का भूमि पूजन किए हैं। इसमें राय देवता अभनपुर से चंडी पहुंच मार्ग कोलर सारखी रोड को जोड़ने वाले जो पहुंच मार्ग है वो 3,30,00,000 रुपए की स्वीकृति है। और इस रोड से बनने से हमारे जो आवागमन की सुविधा है हमारे अभनपुर के लिए, हमारे ग्रामीण अंचल के चंडी पहुंच मार्ग के जितने भी उधर के ग्रामवासी हैं सभी को सुविधा होगी इससे, और हमारे आवागमन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ के किसान सब खुश है, बहुत पुरानी मांग था ये, और यहाँ के अभनपुर बस्ती वालों के लिए भी, हमारे खेती किसानी के काम करते हैं उन किसान भाइयों के लिए भी ये पहुंच मार्ग बहुत उपयोगी है। बिलासपुर रामेश्वरम शिवालय मंदिर इंदिरा विहार में आर्यव्रत विश्व सनातन विकास परिषद एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में
दिव्यांग भाई बहनों के लिए सावन उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि किरण सिंह एवं रेणु गौतम के दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद सभी ने भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक जलाभिषेक किया और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। उत्सव के दौरान दिव्यांग प्रतिभागियों ने भजन प्रस्तुत किए और अंताक्षरी सहित विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सत्य साई हेल्प एवं कन्याशाला के मूक बधिर बच्चों ने रंगारंग नृत्य प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं 5 वर्षीय शिवांगी घोष ने 2 नृत्य प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। कार्यक्रम में 40 से अधिक दिव्यांग भाई बहनों सहित करीब 60 लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजकों के अनुसार बिलासपुर में दिव्यांग भाई बहनों के लिए इस तरह का सावन उत्सव पहली बार आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के अंत में सभी दिव्यांग प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथि किरण सिंह ने सभी को रिटर्न गिफ्ट प्रदान किए। आयोजन में शेफाली घोष, निर्मल कुमार घोष, संगीता शर्मा, माधुरी तिवारी, रीना झा, पद्मजा सिन्हा, सुमिता दास गुप्ता, रेखा गुल्ला, मदन मोहन गुल्ला, पूनम अग्रवाल, अर्चना शाह, राजा पंडित, राहुल दुबे, देवसिंह बंजारे, मेहर पात्रे, रत्ना सोनी, शुभेंद्रु शाह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। दिव्यांग प्रतिभागियों ने ऐसे आयोजन हर वर्ष कराने की मांग की है। बिलासपुर स्वर्णा महिला विंग हमेशा एक कदम आगे की ओर से राज्य स्तरीय सावन क्वीन कॉन्टेस्ट सीजन 4 का भव्य आयोजन किया गया। आयोजक निशा यज्ञेश सोनी के नेतृत्व में आयोजित प्रतियोगिता में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। कार्यक्रम में रैंप वॉक, इंट्रोडक्शन और टैलेंट एवं डांस राउंड आयोजित किए गए। रैंप वॉक के दौरान ड्राई आइस के धुएं और LED स्क्रीन पर प्रतिभागियों के पोस्टर्स ने आयोजक को और आकर्षक बनाया। प्रतियोगिता में प्रिवंदा सिंह ने सावन क्वीन का खिताब हासिल किया, जबकि नेहा अमित सोनी फर्स्ट रनर अप और मौसमी नामदेव सेकंड रनर अप रही। संगीता साहू को लकी स्वर्णा सावन क्वीन चुना गया। वहीं पंचुअलिटी के लिए नीलिनी सिंह और संध्या गुप्ता को सम्मानित किया गया। हाउसिंग गेम में भी प्रतिभागियों ने उत्साह से हिस्सा लिया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथियों और ज्यूरी सदस्यों ने विजेताओं को ताज, शाल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। आयोजन को सफल बनाने में नेहा अमित सोनी सहित संस्था की पदाधिकारियों और सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। आयोजकों ने बताया कि महिलाओं को मंच प्रदान कर उनके आत्मविश्वास और प्रतिभा को बढ़ावा देना संस्था का उद्देश्य है। अंत में सभी अतिथियों, ज्यूरी सदस्यों और सहयोगियों को आभार व्यक्त किया गया। तो ये थे इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।